नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड, आज है हमारा 22 मार्च। आज क्या है? आज है हमारा 22 मार्च। तो 22 मार्च की हम हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं आज के दिन हमारे इतिहास में घटी हैं, बट हम कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो फटाफट हम 22 मार्च की हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट 22 मार्च 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया था। ध्यान रखिएगा, 22 मार्च यानी कि आज के दिन ही 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया था। और जो दूसरी घटना घटी है 22 मार्च को, तो 1890 में यानी कि 22 मार्च 1890 में रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय बने। यानी कि पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रामचंद्र चटर्जी। वो कब? 22 मार्च 1890 यानी कि 22 मार्च 1890 को पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय कौन बने? रामचंद्र चटर्जी। और जो तीसरी घटना घटी है वो है 22 मार्च 1993। इट मीन्स 22 मार्च 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस भी मनाया गया था। तो विश्व जल दिवस कब मनाया गया था आपको पता होना चाहिए। 22 मार्च 1993, इट मीन्स 22 मार्च 1993 को पहली बार जो है विश्व जल दिवस मनाया गया था। आई होप आज की हिस्ट्री आपको पता लग गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जो भी हमने 2-3 पॉइंट्स देखे। पहली घटना 22 मार्च को घटी 1739 थी, वो क्या थी? नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया था। दूसरा, 22 मार्च 1890 में रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय बने। और 22 मार्च को ही 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। तो ये हमने 2-3 पॉइंट्स जाने किसके बारे में? 22 मार्च के बारे में, यानी कि आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हमने जाना, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें फ्रेंड्स हम क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से हमारी चल रही है। और ये जो हम क्लास 6 से 12 की सीरीज़ कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्लास 6 से 8 कंप्लीट हो गया है। 9th भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। 2-4 चैप्टर्स और बचे हैं। तो अगर इनकी वीडियोज़ को आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके इन सारी ही वीडियोस को देख के अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में कवर किया है। और इतने डिटेल में कवर करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके माइंड में होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर आप होम साइंस से अपना करियर किसी भी फील्ड में देख रहे हैं या फिर आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, तो सबके लिए ये सीरीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। हाँ फ्रेंड्स, मैं सच कह रही हूँ। एक बार आप इस सीरीज़ से जुड़िए। इनको सीरीज वाइज जैसे ही मैंने 6 से स्टार्ट किया है, एज अ टीज़ आप इनको देखिए। आप देखिए, हर एक टॉपिक को हमने पढ़ा है, एक भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। और ये हर एक टॉपिक को कवर करने का एक ही उद्देश्य है कि कुछ भी आपसे ना छूटे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने के लिए, आपको किसी भी फील्ड में अगर आप मास्टरी चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कवर करना पड़ता है। आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, तभी आप उसमें मास्टर कहलाएंगे। तो इसीलिए अगर मास्टरी आपको हासिल करनी है, होम साइंस में सब कुछ जानना है, एकदम होम साइंस अपनी पकड़ अच्छी करनी है ना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके बन जाइए हमारे इस सीरीज का हिस्सा। और हाँ, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी होम साइंस से रिलेटेड अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ सके। और हाँ फ्रेंड्स, अपनी राय भी हमें अवश्य बताइए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। प्लीज़ रिस्पॉन्स भी वीडियो देखने के पश्चात अवश्य किया करिए। तो हमारी ये तो हमने कुछ जाना आज की हिस्ट्री के बारे में, और जो हम ये सीरीज कर रहे हैं उनके बारे में हमने कुछ थोड़ी बहुत बातें की। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। हमारी क्लास आज क्या होने वाली है? आज हम करने वाले फ्रेंड्स हमारा क्लास 9th का चैप्टर 16। और चैप्टर 16 यानी कि पार्ट 16 में हम क्या करेंगे? सामान्य घरेलू दुर्घटना एवं उनसे बचाव के बारे में जानेंगे। इट मीन्स कॉमन हाउस होल्ड एक्सीडेंट एंड देयर
प्रिवेंशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर 16 में। और इसमें हम कवर क्या क्या करने वाले, कौन कौन से बिंदुओं पर नज़र डालने वाले हैं, तो देख लीजिए। इस पूरे अध्याय में हम सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं के कारण देखेंगे कि किन कारणों से सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं होती हैं, सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं से बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी कि दुर्घटनाएं हो गई तो उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं जैसे जलना, पानी में डूबना, लू लगना, रक्तस्राव, नाक से रक्त प्रवाह अगर हो रहा है, नाक से खून निकल रहा है तो क्या करना है, मूर्छा अथवा बेहोशी में क्या किया जाता है, मिर्गी का दौरा यानी कि जो इपिलेप्सी होता है उसको जब किसी को अटैक आता है तो उसमें रोगी के साथ क्या करना चाहिए, हिस्टीरिया का दौरा, दम घुटना या श्वास रुकना, सदमा किसी को लग गया, किसी को सांप ने काट लिया, बिच्छू द्वारा डंक मार दिया गया, कीट द्वारा डंक मारना, पागल कुत्ते द्वारा काटा जाना, आँख, नाक, कान या गले में किसी वस्तु का अटक जाना या फिर अस्थि भंग होना और मोच आना। इन सारे ही जितने भी ये सारे बिंदु हैं, सारे पॉइंट्स हैं ना फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में हम जानेंगे और बहुत ही डिटेल में जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमने प्रीवियस क्लास में कि हमारी जो आगे की क्लास होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इन सभी के बारे में पता लगेगा। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब गया तो आपको क्या करना चाहिए, नाक से रक्त प्रवाह हो गया, खून बह रहा है तो कैसा उसका फर्स्ट एड करना, उसका इलाज करना है। फर्स्ट एड पढ़ा था ना हमने, हमारी प्रीवियस क्लास में ही हमारा फर्स्ट एड कंप्लीट हुआ था और उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। आई होप आपने उन वीडियो को देखी है, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख करके फर्स्ट एड के बारे में बहुत ही डिटेल में जान सकते हैं। तो ये हमारा जितना सारा ये पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं किसमें, इस चैप्टर के माध्यम से, यानी कि सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं एवं उनसे बचाव के माध्यम से हम जानने वाले। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। आर यू रेडी? आप सब रेडी हैं आज की क्लास के लिए? तो प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए। चलते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं जो मनुष्य के जीवन में सामान्य रूप से घटित होती रहती हैं सामान्य घरेलू दुर्घटनाएं कहलाती हैं। ये घटनाएं कभी भी कैसे भी हो सकती हैं, जैसे रसोई घर में काम करते समय, कीड़े मकोड़ों के द्वारा, नदी या नहर में नहाते हुए आदि। किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती, कोई भी दुर्घटना बता के तो नहीं आती ना, सडनली कोई भी कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। इस परिस्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की चिकित्सा की जा सकती है। अब देख लेते हैं सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं के कारण क्या है, इनके बारे में जानते हैं। पहला तो है लापरवाही है। अगर जो भी हमारे साथ सामान्य दुर्घटनाएं घर में होती हैं तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि हम लापरवाह होते हैं, ध्यान नहीं देते, इसलिए दुर्घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं। तो लापरवाही में देखते हैं कुछ दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण घटित हो जाती हैं, जैसे घर में गैस चूल्हे के नाव का खुला रह जाना, प्रेस करते वक्त गर्म प्रेस लोहे को कपड़े पर छोड़कर किसी से बातें करते रहे, यानी कि प्रेस गर्म है, आपने प्रेस को कपड़े पर छोड़ दिया और आप बातें कर रहे हैं तो भी तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इस अवस्था में आग लगने की संभावना भी बनी रहती है, किस अवस्था में, प्रेस को गर्म छोड़ करके। दूसरा पॉइंट है जानकारी का अभाव। बहुत सारी दुर्घटनाएं फ्रेंड्स तब भी हो जाती हैं जब हमें किसी के भी बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो अज्ञानता के कारण नियमों इत्यादि की सही जानकारी नहीं होने से भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, जैसे मशीन चलाने में, गैस स्टोव इत्यादि जलाने में। अगर गैस जलाने का किसी को जानकारी नहीं है, स्टोव जलाने की जानकारी नहीं है, अभाव है जानकारी का, तो भी दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं में मनोवैज्ञानिक भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कैसे? कई बार मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण भी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, जैसे क्रोध आना, मानसिक तनाव, जीवन से निराश होना इत्यादि। कभी कभी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, जैसे गले में फंदा लगाना, छत से छलांग लगाना, कुएं या नदी में डूबना इत्यादि। ये सभी मनोवैज्ञानिक कारण से घटित होने वाली दुर्घटनाएं हैं। चौथा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी बहुत प्रभावित करता है किसको, घरेलू दुर्घटनाओं। कुछ सामाजिक कारणों जैसे विवाह, शादी, जन्म मरण उत्सवों पर भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, बदहजमी इत्यादि के कारण दम घुटने, चोट लगने, हैजा पेचिश तथा दस्त जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमने जाने किसके बारे में, सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं के कारण। हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए, क्या क्या कवर किए, लापरवाही के कारण होती है, जानकारी के अभाव के कारण होती है,
मनोवैज्ञानिक कारण भी है और सामाजिक कारण भी, यानी कि ये सारे ही कारण किसमें आते हैं, सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं होने के बहुत सारे ये सारे कारण होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सामान्य दुर्घटनाओं से बचाव। ठीक है, हमने दुर्घटना जान लिया, हम दुर्घटना होने के कारण हमने जान लिए, बट उनसे बचा कैसे जा सकता है, उनसे बचाव किस तरह से किया जा सकता है, इनके बारे में भी फ्रेंड्स हम देखते हैं। तो पहला है रक्तस्राव। रक्तस्राव से शरीर में रक्त की कमी, यानी कि जब खून बहुत ज़्यादा बह जाता है तो खून की कमी हो जाती है, साथ ही संक्रमण होने की भी संभावना रहती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। सर्वप्रथम रक्तस्राव को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। दूसरा, यदि पानी में डूबने की दुर्घटना घटित हुई है तो शीघ्र फेफड़े आदि से जल निकालने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, घायल व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई हो रही है तो अति शीघ्र कृत्रिम श्वसन का प्रबंध करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, अगर किसी ने विषपान किया यानी कि जहर लिया है तो अतिशीघ्र विष निकालने या प्रभाव कम करने का प्रयास भी करना चाहिए। पांचवा पॉइंट कहता है, अगर किसी विषैले जंतु ने काट लिया है तो विष को शरीर में फैलने से रोकने का प्रयास भी करना चाहिए और बाद में विष निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को विषैले जंतु या किसी कीड़े ने काट लिया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि विष पूरे शरीर में ना फैल पाए और उसके बाद विष निकालने का प्रयास करना चाहिए। जो छठा है वो कहता है, दुर्घटना से उत्पन्न गंभीरता के समाधान के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए जिससे घायल या प्रभावित व्यक्ति की गहन जांच के उपरांत समुचित उपचार हो सके। तो ये तो हमने जाना किसके बारे में, सामान्य दुर्घटनाओं से बचाव के बारे में। अब देख लेते हैं, घटना स्थल से उस कारण को हटा देना चाहिए जिसे कारण वह घटना घटित हुई है तथा भविष्य के लिए सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उस रोगी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे अगर बच्चे ने ब्लेड अथवा चाकू से हाथ काट लिया तो उसके हाथ से रक्तस्राव को रोकना आवश्यक तो है ही, साथ ही यह भी आवश्यक है कि बच्चे के पास से उस ब्लेड अथवा चाकू को हटा लिया जाए ताकि भविष्य में बच्चे के हाथ में इस प्रकार की तेज धार वाली वस्तुएं ना आए एवं दुर्घटना से बचा जा सके। तो ये तो हमने जान लिया फ्रेंड्स किसके बारे में, सामान्य दुर्घटनाओं से बचाव किस तरीके से किया जा सकता है। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। दुर्घटनाएं घटित होने के मनोवैज्ञानिक कारण कौन से हैं, घायल व्यक्ति के श्वास लेने में कठिनाई होने पर क्या करना चाहिए, दुर्घटना के कारणों को तुरंत क्यों हटाना चाहिए, क्यों आवश्यक होता है कि किस कारण से दुर्घटना हुआ है उसको आप पहले हटाएं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप ये क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली कर लेंगे। मैंने आपको बार बार बोला है फ्रेंड्स कि वीडियो देखते हैं ना, इसीलिए आपको देखिए ये क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि आप वीडियो देखिए, जो भी टॉपिक पढ़ें देन आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपका वो टॉपिक अच्छी तरह से आपके माइंड में फीड हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभिन्न प्रकार की सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं के बारे में हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं। पहली दुर्घटना हो गई जलना है, तो जलना के बारे में देखते हैं। जलना दैनिक जीवन की एक सामान्य दुर्घटना होती है, लेकिन यह दुर्घटना कभी साधारण होती है तो कभी गंभीर। अब साधारण है, गंभीर कैसे, कभी कोई कम जल जाता है तो वो नॉर्मल ही प्राथमिक उपचार से ही ठीक हो जाता है बट कोई ज़्यादा तेज जल गया, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो गई तो वो क्या हो जाती है, गंभीर दुर्घटना हो जाती है। यदि शरीर का अधिक भाग जल गया हो तो यह स्थिति क्या होती है, यह स्थिति गंभीर हो जाती है। इस स्थिति से गंभीर उपचार द्वारा ही पीड़ित व्यक्ति को बचाया जा सकता है। जलने का संबंध प्रायः ताप एवं आग से होता है, जबकि इसके अतिरिक्त अम्ल, क्षार तथा विद्युत से भी जलने की घटना देखी जाती है। जलने के लक्षण कैसे होते हैं देख लेते हैं। पहला है, त्वचा का रंग लाल हो जाता है। अगर हम जल जाते हैं तो हमारा जो स्किन है वो क्या लाल पड़ जाता है। दूसरा है, फफोले भी पड़ जाते, फोड़े आ जाते हैं ना छोटे छोटे से जलने के बाद, अगर बहुत ज़्यादा जल गए हैं तो फफोले भी पड़ जाते थे, त्वचा के तंतु नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है, विभिन्न अंगों के बहुत अधिक जल जाने पर दिल में घबराहट होती है तथा हृदय आघात की संभावना भी रहती है। तो ये सारे लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स होते हैं किसके, जलने के। अगर बर्निंग हो गई है तो उसमें उस व्यक्ति में जिसको बर्निंग हुई है उसमें ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कवर करते हैं कि अगर जल गए हैं तो प्राथमिक उपचार कैसे देना, उसके बारे में देखते हैं। पॉइंट 1 में क्या करना है, जहाँ पे जल गए यानी कि जले अंगों से सावधानी पूर्वक वस्त्रों को हटाना चाहिए। यदि वस्त्र शरीर से चिपक गए हों तो उन पर नारियल का तेल लगा देना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अलसी के तेल तथा चूने के पानी को मिलाकर साफ कपड़े एवं रुई को जले भाग पर रखना चाहिए।
पॉइंट 3, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फफोले फूटे नहीं, क्योंकि इससे संक्रमण का भय रहता है। जो फोड़े हो जाते हैं ना, वो आपको इंश्योर करना है कि वो टूटे नहीं। अगर वो टूट जाएंगे तो संक्रमण फैल जाएगा। नेक्स्ट है, जले भाग पर बर्नाल टैनिक एसिड तथा जेली मरहम लगाना चाहिए। अगर जहाँ पे जलन हो रही है, जहाँ पे जल गया है व्यक्ति, तो आपको देखना है कि वहाँ पे बर्नाल क्रीम आती है ना एक, वो लगाना है। टैनिक एसिड तथा जेली मरहम लगाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे जलने के लिए मरहम आते हैं, तो बट एग्जाम्पल के रूप में आपको ये दे रखा है। पॉइंट 5 कहता है, जले भाग को साफ कपड़े से ढककर रखना चाहिए। पॉइंट 6, अधिक हानि से बचाने के लिए सूझबूझ से शीघ्रता दिखानी चाहिए तथा डॉक्टर से अति शीघ्र संपर्क करना चाहिए। और पॉइंट 7 कहता है दोस्तों हमारा, यदि घायल व्यक्ति होश में है तो समय समय पर पीने को कुछ न कुछ देना चाहिए, जैसे चाय, दूध या पानी। यानी कि जिसको बर्निंग हुई है और वो अपने एक कॉन्शियस अवस्था में है, वो मतलब होश में है, तो आपको क्या करना है कि उसको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। क्या? जैसे चाय, दूध या पानी। तो ये तो हमने देख लिया, जो व्यक्ति जल गया है उसको आप फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार किस तरीके से कर सकते हैं, उनके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम कवर करते हैं कपड़ों में आग लग जाने से जलना। अगर कोई व्यक्ति कपड़े में आग लग गया, अगर उससे जल गया, तो क्या करना है। पहला है, कपड़ों में आग लग जाने पर निम्नलिखित सावधानियां अपेक्षित होती है। यानी कि कौन से कारण होते हैं जिसमें सावधानियां बरतनी चाहिए कपड़ों में आग लगने से। पहला, जमीन पर पीड़ित को सावधानी से लिटाना चाहिए और यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक आगे पूर्णतः बुझना चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति जल गया, अगर उसके कपड़ों में आग लग गई है, तो आपको इंश्योर करना है कि उसको पहले आप लिटाइए और यह क्रम तब तक जारी रखना है जब तक आग पूर्णतः बुझ न जाए। दूसरा है, आग बुझाने के लिए कंबल, दरिया, कालीन जो कुछ मिले उसके शरीर पर डालकर आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। किसके शरीर पर? जिसके शरीर पर आग लगी है, जिसके कपड़े में आग लगी है, उसके शरीर पर डालकर क्या करना चाहिए, आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। पॉइंट 3 कहता है, इस दौरान आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कब? जब किसी व्यक्ति को कपड़े में आग लगी है तो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे घाव गहरा होता है। यानी कि अगर शरीर से कपड़ा चिपक गया है तो आप उसमें पानी डाल देंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो इसलिए इसमें पानी नहीं डालना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है, पीड़ित व्यक्ति के कपड़े एवं जूते उतार देने चाहिए। जो जल गया है उसके कपड़े या जूते उतार देना चाहिए। उपचार कैसे दे, तो हमने सावधानियां देख लिया, अब उपचार देख लेते हैं। पहला है, व्यक्ति को लिटाकर कपड़ों से ढक देना चाहिए, साथ ही पीने के लिए दूध एवं चाय देनी चाहिए। पॉइंट 2, रोगी को गर्म रखने के लिए उसके बिस्तर पर गर्म पानी की बोतलें भी रखनी चाहिए। पॉइंट 3, जलने के कारण हुए फफोलों को फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे असहनीय पीड़ा के साथ साथ बाह्य संक्रमण का भी खतरा रहता है। चौथा है, जलने के कारण शरीर से चिपके कपड़ों को निकालने के लिए जैतून एवं नारियल के तेल का उपयोग लाभकारी होता है। तो ये पॉइंट्स हमने किनके बारे में जाने? हमने जाने फ्रेंड्स, अगर कपड़ों में आग लग गई हो, उससे जो जल रहा हो, उसके लिए क्या उपचार आपको करना चाहिए उसके बारे में हमने जाना। अब दूसरा देख लेते हैं। ये तो हमने कपड़ों में आग लग जाने से जाना। अब हम तेजाब से जलने पे क्या हमें करना उसके बारे में देखते हैं। नमक, गंधक एवं सोरे के तेजाब बहुत तेज होते हैं। ये शरीर के लिए अंग पर लगा, ये शरीर के जिस अंग पर लग जाता है ना, वह अंग जल जाता है। सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल तेज जलन पैदा करने वाला तेजाब। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टाफ मार्क करिएगा। सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, वो तेज जलन पैदा करने वाला तेजाब है। उपचार कैसे करना है इसका देख लेते हैं। पहला है, जले भाग को हल्के क्षारीय घोल से कई बार धोना चाहिए। इसके लिए अमोनिया या खाने का सोडा उपयोगी होता है। दूसरा पॉइंट कहता है, जले स्थान को छूना नहीं चाहिए और पीड़ित व्यक्ति के वस्त्रों को शीघ्र ही उतार देना चाहिए। अब हम देखते हैं क्षार से जलना। हमने किनके किससे देखा फ्रेंड्स? हमने देखा कपड़ों में आग लग जाने से जलना, कैसे सावधानियां उपचार करना। फिर हमने तेजाब से जलना देखा, फिर हमने क्षार से जलना अभी हम देखने वाले हैं। अम्ल की तरह कुछ क्षार भी होते हैं जो तुरंत जला देते हैं, जैसे कास्टिक सोडा, चूना, पोटाश, अमोनिया इत्यादि मुख्य क्षारीय पदार्थ। इनका उपचार कैसे करना है? नंबर 1, जले भाग पर उदासीन प्रकृति के अम्ल को रुई से लगाना चाहिए। इसके लिए सिरका और नींबू का अधिक उपयोग होता है। पॉइंट 2, जले भाग को पानी से धो देना चाहिए, साथ ही इसको छूने से बचना चाहिए। अब चौथा देख लेते हैं, अगर बिजली से किसी को झटका लग गया, वो जल गया, तो क्या करना है।
व्यक्ति जब बिजली के संपर्क में आता है तो उसे झटका लगने के साथ साथ सतमा भी लग जाता है। इसी क्रम में वह आंशिक रूप से जल भी जाता है। उपचार क्या करना है? सर्वप्रथम बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना, यानी कि जो जहां से बिजली आती है, जो मेन स्विच है उसको बंद कर देना। दूसरा, विद्युत तारों से पीड़ित को मुक्त कराना चाहिए तथा इसके लिए सूखी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है, पीड़ित व्यक्ति की श्वास रुकने की स्थिति में उसे कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। चौथा है, जले हुए भाग पर बरनाल आदि मरहम लगाना चाहिए। पांचवा है, रोगी को पीने के लिए गर्म दूध, चाय, पानी अथवा कॉफी आदि देनी चाहिए। और छठा पॉइंट है, तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो ये हमने किसके बारे में पॉइंट्स देखे कि अगर बिजली करंट किसको लग गया हो जिसको, तो उसको किस तरह से उसका उपचार करना है, उसको देखना है, डायग्नोस करना है, उसके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं झुलसना। अगर कोई व्यक्ति झुलस गया हो तो उसका किस तरह से उपचार देखते हैं। कभी कभी शरीर के कुछ भाग गर्म घी, तेल, उबला हुआ पानी, चाय या दूध गिर जाता है तो शरीर का अंग जलने के स्थान पर झुलस जाता है। जलने एवं झुलसने में प्रमुख अंतर यह है कि आग शरीर के अंगों को जला देती है, परंतु घर में खाद्य एवं पेय द्रव्य शरीर के अंगों को झुलसा देते हैं। दोनों ही स्थितियां जलने व झुलसने में कष्ट समान ही होता है। आपने देख लिया जलने एवं झुलसने में क्या अंतर होता है, इसका उपचार कैसे करना है। झुलसने अथवा जले हुए स्थान पर बरनाल अथवा बोरिक मरहम लगाना है। दूसरा, झुलसे हुए स्थान पर नारियल के तेल तथा चूने के पानी को बराबर मात्रा में अच्छी प्रकार मिलाकर लगाने से आराम मिलता है। पॉइंट 3 में है, झुलसे हुए स्थान पर तिल, जैतून या नारियल का तेल लगाया जाना लाभप्रद होता है। पॉइंट 4, झुलसे हुए स्थान पर उबला हुआ आलू महीन पीस कर लगाने से भी लाभ मिलता है। और पॉइंट 5 है, कार्बोलिक लोशन, ध्यान दीजिएगा, कार्बोलिक लोशन या सोडा मिले गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर जले स्थान पर रखने से आराम मिलता है। अब ये तो हमने देखा फ्रेंड्स किसके बारे में, झुलसने के बारे में। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप जितने भी हमने टॉपिक अभी तक कवर किए हैं आपको ये समझ में आए होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्लीज़ नेक्स्ट क्लास करने से पहले इसका रिवीजन अवश्य करिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपके माइंड में फीड हो। तो चलते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पानी में डूबना से बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, ये हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन अवश्य प्रेस करके जाइएगा ताकि आप हमारे सीरीज का हिस्सा बन सके और जुड़ सके हमारे साथ। जय हिंद।